नमस्कार मित्रों, आपका पुनः पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान। हमारा अतीत का अंतिम चैप्टर है आज, और ये है 10 स्वतंत्रता के बाद। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्नों की। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और दूसरा क्वेश्चन था, चोरी चौरा कांड कब हुआ था। चोरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में। इसमें 22 पुलिस वालों को क्रांतिकारियों ने जलाकर मार डाला था। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि तिलक के दो समाचार पत्रों के क्या नाम थे। तिलक ने दो समाचार पत्र निकाले थे, केसरी और दूसरा समाचार पत्र था मराठा। केसरी जो था ये मराठी भाषा में था, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में अखबार निकाला था तिलक ने। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 10 की। इस किताब का ये अंतिम चैप्टर है। उसके बाद भूगोल की पुस्तक शुरू हो जाएगी सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 में। स्वतंत्रता के बाद हमने देखा था पिछले वीडियो में कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के बाद भारत के साथ क्या परिस्थितियां हुई उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। एक नया और खंडित राष्ट्र। जब देश आज़ाद हुआ तो आपको ध्यान अच्छी तरह कि भारत जो है, भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देशों में बट गया था। और जब ये जो नए देश जो बने तो इसमें जनसंख्या का आदान प्रदान हुआ, तो ये बहुत ही दुखदायी आदान प्रदान था। इसमें दो प्रमुख धर्मों के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। इन्हें रहने व रोजगार देना बहुत ही मुश्किल काम था। अब आप सोचिए कि उस समय सन 1947 में 80 लाख लोग एक देश को छोड़कर या एक हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से में आएंगे। तो अब आप सोचिए, वहाँ अपनी जमीन जायदाद धन दौलत सब छोड़कर आ गए। अब उनको एक नए स्थान पर आके बसेंगे तो उनको रोजगार देना, खाने पीने का सामान जुटाना बहुत मुश्किल काम था। देश के संसाधन भी बढ़ चुके थे। 30 जनवरी 1930 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये स्वतंत्रता के बाद की घटना है, जिनसे भारत को दो चार होना पड़ा था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी करिश्माती करिश्माती व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। और जब उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1930 को, और इनकी मृत्यु के दिवस में प्रत्येक वर्ष हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जब गोडसे ने हत्या कर दी तो आकाशवाणी पर नेहरू जी ने एक भावुक भाषण दिया। ये नेहरू जी का एक बड़ा ही भावुक भाषण है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उससे पहले हम बता दें कि नेहरू जी का एक भाषण और था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर मुलाकात, यानी भाग्य वधु से बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात। जब उन्होंने दिया था, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, जनता के नाम उन्होंने भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर मुलाकात। और ये दूसरा इनका भाषण जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा, भावुक भाषण था। और इसमें इन्होंने कहा था, दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा है। रोशनी से यहाँ तात्पर्य महात्मा गांधी से। चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे हैं। ये उन्होंने उनकी मृत्यु पर भाषण देकर कहा। अब है नए संविधान की रचना। जब देश आज़ाद हो गया तो देश को चलाने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी, और वो कानून हमें संविधान के रूप में प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि संविधान निर्माण में योगदान काफ़ी संख्या में लोगों ने दिया। और इसमें संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका काफ़ी
अधिक योगदान रहा और उनको संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। संविधान निर्माण दिसंबर 1946 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यानी ये 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ था और 26 जनवरी 1949 में ये बनकर तैयार हुआ। यानी इसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। और जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस लागू होने के कारण ही हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था, क्योंकि 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम अगले महीने की यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इसी 26 जनवरी की याद को जीवित रखने के लिए हमने 26 जनवरी को संविधान लागू किया। संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि एक संविधान में उल्लेखित एक निश्चित आयु, जब संविधान तैयार हुआ था तो उस समय 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको मत डालने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार, अर्थात उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वर्तमान में ये जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। श्री राजीव गांधी जी के समय ऐसा संशोधन आया था। अब वर्तमान में मतदाता की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। दूसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत देश का कोई धर्म नहीं रहेगा। धर्म नहीं रहेगा तात्पर्य है भारत किसी एक धर्म को खास मान्यता नहीं देगा, उसके लिए सभी धर्म समान है, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगली विशेषता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। देखिए आज़ादी से पहले तक, बल्कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में छुआछूत वगैरह लोग मानते हैं, हालांकि इसको हमने संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार की यदि आप सार्वजनिक रूप से करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है। ठीक है, अर्थात मनुष्य सभी जन्म से समान है, उनके साथ कोई छुआछूत भेदभाव का नहीं करना चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कोई छुआछूत वगैरह नहीं, सभी व्यक्ति समान है। अगली संविधान की विशेषता संघीय शासन व्यवस्था, अर्थात भारत देश जो है उसमें जो भारत देश बना हुआ है किसी एक राज्य से नहीं बना हुआ है, बल्कि अनेक राज्यों के समूह से मिलकर बना है। यहाँ राज्य से यानी प्रांत वगैरह, जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। इसको बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था, यानी केंद्र का शासन रहेगा पूरे देश पर और हर राज्य में अपना अपना शासन स्थापित होता है, लेकिन संविधान सभी का समान है। हमने संविधान में ही केंद्र सरकार के लिए अलग शक्तियां प्रावधान किया, राज्यों के लिए अलग किया, लेकिन पूर्ण रूप से यदि विवाद की स्थिति होती केंद्र सरकार का ही शासन मान्य होता है। इसको बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अगली विशेषता है हिंदी राजभाषा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कुछ व्यक्तियों ने यह कहा कि हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए, अब हमें अंग्रेजी को पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि हिंदी जो है दक्षिण भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं, वे सामान्यतः अंग्रेजी और स्थानीय जो भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि जो भी भाषाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते और हम हिंदी को पूर्ण रूप से मान्य नहीं कर सकते। तो इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न मान करके राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज भी ये हिंदी वाला प्रश्न जो है ये आज भी विवादित स्थिति में है कि क्या हमें हिंदी अन्य राज्यों में भी लागू कर देनी चाहिए।
इस विवाद से बचने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय हमने राजभाषा बनाया। अगली विशेषता है संविधान की, विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। यहाँ विषय से तात्पर्य है शक्तियाँ, ठीक है। यानी किसी भी विषय पर कानून आप बना रहे हैं तो उस पर कौन कानून कानून बनाएगा, क्योंकि राज्यों की सरकार है और केंद्र सरकार है, सब अपने अपने कानून लगाना चाहें, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, इनको अलग अलग शक्तियों को हमने अलग अलग बांट दिया। जैसे जैसे रक्षा है, विदेश नीति है, डाक तार है, इत्यादि को हमने संघ सूची में शामिल किया है, ठीक है। रक्षा, विदेश नीति, डाक तार और इसके अलावा परमाणु उत्पादन से संबंधित ये सब हमारी संघ सूची में, अर्थात केंद्र सरकार ही इनसे संबंधित कानून बनाएगी। कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में है, जैसे सिंचाई है, पेयजल व्यवस्था है ना, और साफ सफाई इत्यादि है। ये राज्य सूची के विषय, इस पे राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। कुछ ऐसे विषय थे जो केंद्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे और राज्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे, उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी राज्य सरकारें भी अपना नियम बनाएंगी और केंद्र सरकारें भी अपना नियम बनाएंगी। जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में शिक्षा जो है, इसमें राज्य सरकार अपने स्तर पे स्कूल खोलती है और केंद्र सरकार के अलग स्कूल हैं। जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में जो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इत्यादि आते हैं। आगे है नए राज्यों का गठन कैसे किया जाए। जब देश आज़ाद हुआ तो नए राज्यों की स्थापना की मांग उठी कि नए राज्यों की स्थापना की जाए जिससे कि प्रशासन आसानी से चलाया जा सके। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि देश की आज़ादी के बाद प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। ध्यान दीजिए इस बात पर कि 1920 के दशक में कांग्रेस ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद हर भाषा के आधार पर, यानी हर भाषा समूह का एक अपना अलग प्रांत होगा। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति आई आज़ादी के बाद, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे नेहरू, पटेल, ये नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, क्योंकि इससे देश के बहुत छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे और वो इतने आर्थिक रूप से कमजोर होंगे कि अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए पटेल और नेहरू दोनों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में थे, क्योंकि नेहरू मानते थे कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियों पर रोक देश की एकता से ही संभव है। देश के विभाजन के दंगों में 10 लाख लोग मारे गए थे। इसी को देख करके नेहरू और पटेल ने निर्णय किया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि 10 लाख उस समय क्या, इस समय भी 10 लाख लोग यदि मारे जाए तो बहुत कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। अब आप सोचिए 10 लाख लोग मारे गए, इनके परिवारों में क्या हुआ होगा उस समय। 1952 के आम चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में नेहरू जी को काले झंडे दिखाए गए। देखिए, जो वर्तमान में जो चेन्नई है उसका पुराना नाम क्या है, मद्रास था, ठीक। और पहले क्या था, अब वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक। तो पहले क्या था, तमिलनाडु नाम का राज्य नहीं था, बल्कि इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे इस पूरे क्षेत्र को। वहाँ 1952 के जो आम चुनाव हुए, यानी लोकसभा के जो चुनाव हुए, तो उस समय जब नेहरू जी प्रचार के लिए गए तो वहाँ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए थे। किस लिए दिखाए थे, कि हमें हमारा अलग राज्य चाहिए और आप हमें हमारा अलग राज्य नहीं दे रहे हैं। तमिल लोग जो मद्रास के आसपास के क्षेत्र में तमिल भाषा बोलते थे और कुछ हिस्से में तेलुगु भाषा बोली जाती। तेलुगु लोग थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों हेतु भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक गांधीवादी नेता थे। जो पोटी श्रीरामुलु है, ये गांधीवादी नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे। इन्होंने ये मांग की कि हमारे तेलुगु भाषियों के लिए हमारा अलग राज्य चाहिए, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश, जो आप सोचते हैं आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है, तेलंगाना तो अब 2014 में अलग हुआ है ना।
और उससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे। और आज़ादी के तुरंत बाद ये जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के लिए पोट्टी श्री रामुलु चाहते थे कि तेलुगु भाषियों का एक अलग राज्य बने। 58 दिन के बाद, अर्थात ये भूख हड़ताल पर बैठ गए कौन, पोट्टी श्री रामुलु। 15 दिसंबर यानी 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। बाकी विरोध व धरने के बाद 1 अक्टूबर, यानी इतना काफी अधिक विरोध धरना प्रदर्शन हुआ उस क्षेत्र में, इतना अधिक हुआ, सरकार को मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश नाम का एक नए राज्य का गठन करना पड़ा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न प्रकार के एग्जामों में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को। आप इसकी स्थापना और इसका वर्ष जरूर याद रखें। राज्य ने सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। देखिए 1955 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है आयोग गठित कर दिया। इसमें 3 सदस्य थे और इसने जो 1955 में गठित हुआ, इसने पूरे देश का भ्रमण करके और पूरे काफ़ी विचार विमर्श लोगों की सलाह के आधार पर 1956 में एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में 1960 में बम्बई और 1966 में पंजाब का विभाजन हो गया। देखिए बम्बई प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, वर्तमान का जो गुजरात जो क्षेत्र है ये बम्बई प्रांत में शामिल था, यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो था ये बम्बई केवल एक प्रांत था, इस नाम से जाना जाता था। तो उसके लिए 1960 में बम्बई प्रांत के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से को महाराष्ट्र कहा गया मराठी भाषा वाले को, और जो दूसरा जो हिस्सा था उसको गुजरात कहा गया, इसमें गुजराती भाषा बोली जाती थी। इसलिए 1960 में बम्बई प्रांत के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद 1966 में पंजाब का विभाजन हो गया। पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब प्रांत बना और हरियाणी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा प्रांत बना। इस प्रकार से 1966 में भी 2 नए राज्य बन गए। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये है गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने आंध्र प्रदेश स्थापना के लिए भूख हड़ताल की और अंत में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ नक्शे दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ ये नक्शे। पहले आप इन नक्शों को देख लीजिए। ये नक्शे हैं 14 अगस्त 1947 से पहले प्रांत और रियासतें। ये जो गुलाबी कलर है ये गुलाबी कलर में तो रियासतें हैं और ये हल्के पीले रंग में ब्रिटिश भारत। ठीक है, गुलाबी कलर की तो रियासतें हैं और पीले कलर की ब्रिटिश भारत। ये 14 अगस्त 1947 से पहले का, अर्थात भारत की आज़ादी से पहले का है। ये गुलाबी जो कलर है ये रियासतें हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। आपको सबसे ऊपर गिलगित जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत राज्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये देखिए बलूचिस्तान राज्य है, ये है रियासतें। और ये जो पीला कलर है ये अंग्रेजी राज्य है, ये सिंध है। ठीक, और ये मेवाड़ है, ये मेवाड़, ये राजपूताना वाला क्षेत्र राजस्थान वाला, ये ग्वालियर एमपी में, पश्चिम दक्कन। ठीक है, ये जो सिंध है ये अंग्रेज़ों का अधिकार था इस पर, ये अजमेर है इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। ठीक है, और इसके अलावा ये ऊपर का जो बलूचिस्तान है, ठीक है, ये भी अंग्रेज़ों के अधिकार में क्षेत्र में था बलूचिस्तान। पंजाब राज्य इसमें रियासत थी, संयुक्त प्रांत थी, अंग्रेज़ों के अधिकार में था। केंद्रीय प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, हैदराबाद ये रियासत थी, नवाब थे यहाँ के हैदराबाद के। मैसूर के भी शासक रहे हैं, है ना। और इधर ये कोचीन है, केरल वाला क्षेत्र है। और इस प्रकार से ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। ठीक है, ये 14 अगस्त 1947 से पहले का भारत है। ये बंगाल वाला क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है, देखिए इसमें जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो अंग्रेज़ों के जो
सीधे नियंत्रण में थे। वो 4 क्षेत्र थे। इनको शॉर्ट में फार्मूले के आधार पे आप देख सकते हैं, हालांकि आपके इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, ठीक है, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र थे जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। अब ये देखिए आप, ये है 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य। 1 नवंबर 1956 से पहले के भारतीय राज्य, अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले के राज्य है। आप दक्षिण से देखना प्रारंभ करेंगे तो ये त्रावणकोर है, कोचीन है, मद्रास है, मैसूर है ना। और ये मध्य प्रांत, मध्य भारत आ गया, विंध्य प्रदेश आ गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये देश का टुकड़ा हो गया तो ये पाकिस्तान अलग देश बन गया था, ठीक है। पंजाब और पूर्वी पंजाबी राज्य संघ, इसको उस समय पेप्सू बोलते थे, है ना। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है। ये 1 नवंबर 1956 का है, ये जो लगभग भारत का पूर्ण रूप से जितनी भी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती थी वो भारत में मिल चुकी थी, ठीक है। देश आज़ाद हो गया, राज्यों का भी लगभग विवाद खत्म होने को थे, और लेकिन अब इन राज्यों का विकास करना भी जरूरी था। इसके लिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो ये चाहते थे कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो राज्यों के लिए देश का विकास हो सके उसमें। इसके लिए वो रूस की एक नीति थी, उसके आधार से वो काफ़ी प्रभावित थे, उसी के आधार पे उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, ठीक है। विकास की योजनाएं बनाना, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। वर्तमान में योजना आयोग खत्म हो चुका है और उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये नीति आयोग की स्थापना की है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। योजना आयोग खत्म हो चुका है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चला, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देखिए शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी। जो दुनिया है दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी। एक तो था पूंजीपति वर्ग, जो ध्रुव था, इसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, और दूसरा था समाजवादी व्यवस्था वाला मार्क्सवादी, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको हम रूस कह रहे हैं, वो उसका नेतृत्व करता था। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो पूर्ण रूप से न तो पूंजीवादी थी और न पूर्ण रूप से समाजवादी थी। इसके लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कुछ विशेषताएं हमने पूंजीवाद की अच्छी ली और कुछ समाजवाद की अच्छी ली, इसलिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं। देखिए 1950 में जब योजना आयोग का गठन हो गया था तो 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं आ गई थी। योजना आयोग क्या पंचवर्षीय योजनाएं चलाता है, 5 वर्ष की योजनाएं निर्धारित करता है देश में विकास के लिए। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। इस योजना में भारी उद्योग व विशाल बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में सोवियत संघ की सहायता से हुई। जी, सोवियत संघ को हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना है, लोहे का कारखाना है, काफी बड़ा कारखाना है, ये भारत के बड़े कारखानों में से गिना जाता है। तो इसकी स्थापना भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1959 में, उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का पालन किया। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, विश्व में दो दो प्रकार की जो विचारधाराएं चल रही थी। एक विचारधारा का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका कर रहा था, और दूसरी विचारधारा का नेतृत्व यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। ये यूएसए जो था
ये पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। और यूएसएसआर जो था वो मार्क्सवाद का समर्थन करता था, मार्क्सवादी व्यवस्था अपनाता था, समाजवादी व्यवस्था अपनाता था। यानी उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण और उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण। इस प्रकार से ये दो विचारधारा वाले राष्ट्र थे। और इन दोनों में आपस में ही काफी बड़ा विवाद था। इन्होंने अपने अपने गुट, अपने अपने समर्थक देशों को अपने पक्ष में किया हुआ था। तो भारत ऐसा चाह रहा था कि हमें किसी एक गुट में नहीं मिलना है, अर्थात हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमें विरोध न आपका करना है न आपका करना है। हमने विरोध की नीति नहीं अपनाई, हमने ऐसी नीति अपनाई कि हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम हमारे अलग रास्ते पर चलेंगे, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। तो भारत ने जो नीति अपनाई, विदेश नीति, वो विदेश नीति किस पर आधारित थी? गुट निरपेक्षता पर आधारित थी। देखिए उस समय के जो विदेश मंत्री थे कृष्ण मेनन, उन्होंने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति का पूरे विश्व में काफी प्रचार किया। और भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चला, उस गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने वाले प्रमुख राष्ट्रों में से एक है। बांडुंग जो कि इंडोनेशिया देश में है, बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों के नेताओं ने 1955 में एक बैठक की थी। ये किस लिए बैठक की थी? इसके प्रमुख बिंदु एक तो ये थे क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हो चुका था और कुछ और अन्य राष्ट्र भी आज़ाद हुए थे, और कुछ जो राष्ट्र थे वो आज़ाद होने का प्रयास कर रहे थे। भारत चाह रहा था कि हम इन जो गुलाम जो देश हैं इनकी आज़ादी में सहयोग करें। इसके लिए और एक हम ऐसी ऐसी नीति बनाए जिसमें हम न तो पूंजीवाद में शामिल होंगे और न ही साम्यवाद में शामिल होंगे। इसके लिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 29 देशों का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? बांडुंग में हुआ था। ठीक है, और ये बांडुंग कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। और इसी सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन में। कब? 1955 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और आज ये 25 देश बढ़कर के कितने देश हो गए हैं? आज लगभग ये देश हो गए हैं 120। यानी 120 देश ऐसे हैं जो गुट निरपेक्ष है, न तो अमेरिका के पक्ष में है न ही ये रूस के पक्ष में है। और ये 20 देश देखिए आप, 1961 में वो 25 देश थे केवल, और अब 120 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज हमारा चैप्टर इतना ही है। लेकिन इस वीडियो से संबंधित मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला प्रश्न ये है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है वो कब हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? और दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि योजना आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना आपको बतानी है। ठीक है, धन्यवाद।